रिडक्शन। ये हम कौन सा केस पढ़ रहे थे कि जिसमें या तो केवल ऑक्सीडेशन होता हो या केवल रिडक्शन होता हो, ठीक है ना। इस केस में जो हमने शुरुआत की थी, सबसे आसान अगर मैं बोलूं कि जैसे सपोज करो MnO4 माइनस है, यहां पे मैंने जैसे मान लो Fe+2 लिख दिया और यहां से Fe+3 बन रहा है, तो चेंज जो है वो 1 का है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। अगर एक से ज्यादा एटम हुए, कहां तक एग्जांपल करा दिए थे, C2O4-2 और Cr2O7-2, C2O4-2 करा दिया था ये। अगर एक से ज्यादा एटम हुए तो उस केस में हमने ऐसे किया था कि जैसे C2O4-2 से मैं बना रहा हूं CO2, तो यहां से हमने ये स्टेट देखी थी इसकी +3, इसकी स्टेट +4, और चेंज हमने देखा कि चेंज पर कार्बन एटम चेंज आ रहा है 1 का, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, तो हम वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे 1 × 2 = 2। अब इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने का एक तरीका बता रहा हूं। वैसे तो वो जो तरीका मैं बता रहा हूं उसका यूज नहीं है वैसे तो, ठीक ना। उसका कारण क्या है वो मैं अभी बताता हूं कि अगर मान लो हमारे पास बैलेंस रिएक्शन, वैसे तो देखो ये चीज जो है, अगर मान लो मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं तब तो मुझे इक्विवेलेंट की जरूरत ही नहीं है। दो अल्टरनेट अप्रोच है कि अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो देन यू विल यूज द इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और अगर आप बैलेंसिंग कर पा रहे हो तो फिर मोल से सोल्व करेंगे अपन इसको, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। अगर मान लो कहीं बैलेंस रिएक्शन है इस तरीके से 2A + 3B + 4C से 6D + 12 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए बैलेंस रिएक्शन है, तो वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका एक होता है कि वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं क्रॉस चेकिंग के लिए। अगर मान लो मुझसे बोल दिया जाए कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ A, पहली बात तो ये है कि वैलेंसी फैक्टर हर रिएक्टेंट का अलग अलग हो सकता है। वैलेंसी फैक्टर कभी भी पूरी रिएक्शन का नहीं दिया जाता है, वो हर रिएक्टेंट के लिए अलग अलग पॉसिबल है। तो वैलेंसी फैक्टर A इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 12, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका। वैलेंसी फैक्टर B इज इक्वल टू 12/3, वैलेंसी फैक्टर C इज इक्वल टू 12/4, और वैलेंसी फैक्टर D इज इक्वल टू 12/6, है ना। ये किससे देख के बता रहा हूं मैं, जब रिएक्शन मेरे पास बैलेंस है। अब मान लो बच्चे को यहां कंफ्यूजन है, तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर उल्टा भी देखा था हमने। उल्टा कैसे होगा कि यहां से अगर मैं देखूं चेंज, तो चेंज 1 का है और एटम कितने हैं कार्बन 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 1 × क्लियर है पॉइंट ये। अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करूं मैं, C2O4-2 से मैं बना रहा हूं CO2, अगर मैं आगे 2 कर दूं तो कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चार्ज बैलेंस नहीं, तो मैं इस साइड क्या करूं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं। ये रिएक्शन कौन सी है, बैलेंस्ड। अब आप ये देखो इसका वैलेंसी फैक्टर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देना है अपन को, 2 दिखाई देना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। CO2 के लिए बात करूं तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो ये वेरीफाई हो गया। लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, कारण आप समझ गए हैं कि अगर हम बैलेंसिंग ही कर रहे हैं तो वैलेंसी फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो दो अल्टरनेट अप्रोच है, जब आप बैलेंसिंग कर पा रहे हो तो मोल से सोल्व करोगे, नहीं कर पा रहे हो
तो फिर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे। समझ बात है? ये नहीं है कि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं बिल्कुल इजीली और फिर भी अपन इक्विवेलेंट का नाम ले रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसी दिखाई दे कि जब आपको संभव हो जाए कि ये बैलेंसिंग पॉसिबल है मेरे लिए बड़ी आसानी से, तो फिर आप इक्विवेलेंट का नाम ही मत लो, जरूरत ही नहीं है। तो ये चैप्टर एक तरह से ऑल्टरनेट है इसका मोल का, ये मैं शुरू में बोल चुका हूं। तो ये तरीका तो है क्रॉस वेरीफाई करने का। जितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं उनको डिवाइड कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो उस रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का बैलेंसिंग फैक्टर निकाला जा सकता है। ठीक ना? लास्ट क्लास में हमने एक और एग्जांपल लिया था, Cr2O7-2 से Cr+3। अब यहां पे इसको क्रॉस वेरीफाई अगर आपको करना हो तो बैलेंसिंग कर लो। जब आप बैलेंसिंग करोगे तो इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ 2 आएगा, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इसके एक के लिए तो 6/1 बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। और जो अपन तरीका सीख रहे हैं उसमें क्या है कि क्रोमियम का एक एटम का +6, ये +3, तो चेंज कितने का दिखाई दे रहा है अपन? 3 का। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 3 × 2 क्यों किया मैंने? 2 एटम। और यहां बैलेंसिंग फैक्टर 1 का चेंज और एक ही एटम, 3 का चेंज और एक ही एटम है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं लेता हूं I2 से I-, ठीक है, तो ये 0 से जा रहा है -1 में, तो चेंज कितने का हो गया? 1 का। और एटम 2 है तो बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 1 × 2, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया? 1 × 1। अब अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना हो आपको तो बड़ा आसान है, I2 से 2I- और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड जुड़ेगा। मतलब ये तो मैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूं। तो इसके 1 के लिए 2 है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया? 2/1, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया? 2/2। ये चीज आ गई, समझ गया? तो अभी अपन सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट बैलेंसिंग फैक्टर। नोट कीजिए फटाफट से। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो पहला एग्जाम्पल तो ये याद करने वाला पॉइंट है कि Cr+3 से, ये मैं लिखा चुका हूं ऑलरेडी, एसिडिक, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है MnO4-, ये मैंने लिखाया था, नहीं लिखा था लास्ट क्लास में? ये नहीं लिखा। एसिडिक मीडियम, आपका 12th क्लास का एक चैप्टर है ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक, उसमें KMnO4 के बारे में पढ़ते हैं अपन, और ये चीज हमें वहां भी याद करनी होती है, क्योंकि मीडियम चेंज करने पर इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। MnO4- से MnO2, ये मीडियम है बेसिक या फिर न्यूट्रल। 2-3 साल पहले जेई ने ये क्वेश्चन सीधा पूछा है कि KMnO4 इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम गोज इनटू विच ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? तो ये फैक्चुअल चीज है जो याद करने वाली है। ठीक है, यहां से अगर मैं बैलेंसिंग फैक्टर निकालना चाहूं तो ये +7 है, ये +2 है, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? चेंज कितना दिखाई दे रहा है अपन को? 5, और एटम्स कितने हैं? 1। इस पे आ जाए, +7 से कहां जा रहा है? +4, तो बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल टू 3 × 1। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जहां स्टार में मार्क कर रहा हूं, इट हैज टू बी रिमेंबर्ड। एग्जाम्पल MnO4- से MnO4-2, ये है हाईली बेसिक मीडियम, हाईली बेसिक मीडियम। हाईली बेसिक मीडियम में ये जा रहा है +7 से +6 में, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 7 से 6 में चेंज 1 का। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नोट कीजिए सर। अब कई बार बैलेंसिंग फैक्टर निकालते समय ये डाउट आएगा अपने दिमाग में कि मैं यहां पे सिर्फ सल्फर को ही क्यों देख रहा हूं, सोडियम को क्यों नहीं देख रहा?
ठीक है ना। कारण ये है कि सोडियम की स्टेट यहाँ +1, तो यहां भी +1 ही है। क्या रीजन है इसका? अल्कली मेटल ऑलवेज ऑक्यूपाई +1 स्टेट। ऑक्सीजन अगर यहाँ -2 है तो यहां भी -2 है, तो मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सल्फर को देखूं। ये +2 है, ये +2.5। इसी रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? H2O3 -2 से S4O6 -2। मैंने क्या किया? Na+ हटा दिए इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो ये स्टेट इसकी +2 और ये इसकी +2.5। बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 से 2.5, चेंज कितने का है? इनटू एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां पे आ जाऊं मैं, वैलेंसी फैक्टर बराबर, उल्टा सोचेंगे, चेंज तो 2.5 का ही है, सॉरी 0.5 का चेंज है, और एटम कितने हैं? 4। तो ये मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहूं तो H2O3 -2 से H4O6 -2 बैलेंसिंग करने के लिए इधर 2 जोड़ दूं, हो गया बैलेंस। चार्ज बैलेंस नहीं है अभी, क्या करें? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें। इस साइड क्या आ जाएगा? सही। अब आप ये देख लो, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, वैलेंसी फैक्टर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आ गई वही चीज। तो जब कभी अगर ऐसा हो कि बहुत इसमें कंफ्यूजन हो, तो आप बैलेंसिंग से भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो यूजलेस होगा, उसका कोई मतलब नहीं। अभी हमने वो चीज देखी है कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता हो, या उसी सेम एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम। अगर मान लो कंपाउंड में अलग अलग तरह के एटम, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, FeC2O4 goes into Fe2O3 plus CO2, और मुझसे पूछ लिया कि वैलेंसी फैक्टर इसके लिए बताइए। सभी के लिए पूछ सकता है इनफैक्ट वो। इस केस में अपना काम क्या होगा? सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। मैं इसको 2 आयनों में तोड़ सकता हूं, Fe+2 और C2O4 -2। बिना तोड़े भी अपन सोल्व कर सकते थे, पर इससे थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। आयरन की स्टेट क्या है? +2। यहां आयरन की स्टेट क्या है? यहां पे कार्बन, यहां कार्बन +2। अब आगे बढ़ने के पहले आप क्या काम करें कि ये चेक कर लें कि सभी जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि आइदर सभी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए या फिर सभी का रिडक्शन। उस केस पे हम नहीं आए कि एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और एक का रिडक्शन हो जाए, ठीक ना। तो पहले मैं ये वेरीफाई कर लूं कि 2 से 3 जा रहा है ऑक्सीडेशन, और 3 से 4 जा रहा है ये भी ऑक्सीडेशन, सही है। अब या तो आप यहीं से लिख लीजिए कि 2 से 3 में जा रहा है, चेंज कितने का है? 1 का, और एटम कितने हैं? कार्बन 3 से 4 में जा रहा है, चेंज कितने का है? 1 का, एटम कितने हैं? तो वैलेंसी फैक्टर हो गया इसका 1 + 2 3। या तो आप ऐसे कीजिए, या फिर मैं एक काम करूं कि आयरन कार्बन कार्बन, ये आयरन जा रहा है 2 से 3 में, कार्बन जा रहा है +3 से +4 में, कार्बन +3 से +4 में, चेंज 1 का 1 का 1 का, टोटल वैलेंसी फैक्टर 3। ये मैंने क्या किया कि हर एटम का नंबर लिख लिया। मैंने कार्बन 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 कार्बन एटम जो है वो उसमें कन्वर्ट हो, समझ बात। तो हमें शुरू में मैंने एक चीज लिखी थी
कि वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल चेंजेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल एटम्स। यानी कि अगर मान लो 11 अलग अलग तरह के एटम हो, सभी में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो हम हर एटम का चेंज कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। ये कौन सा केस है? जब अलग अलग एलिमेंट है। इससे पहले जो हम केस देख रहे थे वो क्या थे कि एक ही तरह का एटम है, बस एक ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर हम नंबर ऑफ एटम को सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे। बात समझिए, अगर एक ही तरह का एलिमेंट है तब तो हम सीधा नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस केस में अपन जो है सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे इस तरीके से। और एग्जांपल लेते हैं, इस पे नोट कीजिए। Cu2s से Cu+2 प्लस SO, अगर सल्फर अकेला हो या ऑक्सीजन अकेला हो, तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अगर मैं -2 यहां रख के सोल्व करूं तो कॉपर का आएगा +4। सही, यहां कॉपर +2 और सल्फर +4। अब पहले तो अपन ये चेक कर लेंगे कि सब जगह ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। चेंज कितने का दिखाई दे रहा है? 1 का। एटम कितने हैं? यानी क्या करना है, पर एटम चेंज 1 का है, लेकिन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां से मैं आगे बढ़ा तो -2 से 4, डिफरेंस 6 का। एटम कितने हैं? तो मैं सिंपली वैलेंसी फैक्टर क्या करूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ गया? 8। कितने लोगों का ये सही आया है? दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं Fe2। यहां से Fe2O3 प्लस SO2। यहां थोड़ा सा दिक्कत आएगा। यहां पे क्या है कि बच्चा नॉर्मली सल्फर के लिए -2 स्टेट मानेगा। अगर मान लो मैं सल्फर को -2 में मानूं तो आयरन आएगा +4, विच इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 होती है या +3 होती है। तो गड़बड़ कहां हो गई कि सल्फर जो है -1 स्टेट में भी हो सकता है, पेरोक्साइड की फॉर्म में। तो पेरोक्साइड जो है O2 की फॉर्म होती है। सेम ऐसे कैसे H2 आ रहा है, तो मैं सल्फर को -1 स्टेट में मान लूं तो आयरन मेरे पास आएगा +2 स्टेट में। ये पॉसिबल है। तो गलती हमसे कहां हो सकती है? जब हम सल्फर को -2 में मान लें। अगर ये मैंने मान लिया तो FeS2 में से Fe2O3 प्लस SO2, ठीक। यहां आयरन +2 में, सल्फर -1 में, आयरन +3 में, सल्फर +4। अभी मैं वैलेंसी फैक्टर किसका पूछ रहा हूं? इसका। तो मुझे इसी के रेफरेंस में देखना है। इसके रेफरेंस में यहां चेंज 1 का, एटम 1, यहां चेंज 5 का, एटम 2। तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1 + 10 इज इक्वल टू 11 फॉर दिस कंपाउंड। अगर हमसे इनका वैलेंसी फैक्टर पूछ ले तो उल्टा सोचेंगे। बताइए कितना आएगा इसका? इधर आ जाते हैं अपन। अगर मान लो FeS2 से मैंने लिखा Fe2O3 प्लस SO2, ये -1, ये +2, ये +3, ये -2, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, +4। तो हम ये बोलेंगे कि अगर मान लो इसी के लिए पूछ लिया जाए वैलेंसी फैक्टर, तो ये चेंज होके इसमें जा रहा है। इसको तो नहीं देख सकता क्योंकि सल्फर इसमें है ही नहीं। ये चेंज होके इसमें गया तो चेंज कितने का है? 1 का। और एटम कितने हैं? ठीक। अगर मान लो इसके बारे में पूछा जाए तो ये चेंज होके इसमें गया, तो वैलेंसी फैक्टर बराबर चेंज कितने का है? 5 का। एटम कितने हैं? तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट तो वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि आगे अपन अभी क्वेश्चन वाले पार्ट पे नहीं गए। अभी अपन क्वेश्चन किस तरीके से होगा
अभी अपन सिर्फ वैलेंसी फैक्टर देख रहे हैं। तीसरा वाला केस Fe2SO4 होल 3 से Fe+2 प्लस SO2। मैं चाहूं तो इसे तोड़कर लिख सकता हूं, ये किस में जाएगा, या फिर SO4 के बारे में आपको पता हो ये कौन सी स्टेट में होता है। तो बताइए आयरन यहां कौन सी स्टेट में आएगा, +3, और सल्फर यहां कौन सी स्टेट में। मैंने इसको कैसे निकाला, आयरन को तोड़ दिया 2Fe+3 प्लस 3SO4 -2, यही कंपाउंड है ना। तो आयरन तो +3 में है और सल्फर कौन सी स्टेट में, +6। इधर आ जाते हैं, आयरन +2 और सल्फर +1, ये +3 से +2 में गया, क्या हो रहा है इसमें, रिडक्शन। कम हो रहा है तो रिडक्शन। +6 इसमें गया, रिडक्शन। चेंज कितने का दिखाई दे रहा है, 1 का। एटम 2 है, चेंज 6 से 4 में गया 2, और एटम कितने हैं, टोटल वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2 + 6 8। और अगर आपको इनमें से किसी में डाउट हो कि वेरीफाई करना हो तो आप बैलेंसिंग करना चालू करो, और बैलेंस करने के बाद वहां से आप कंफर्म कर सकते। समझ बात हो। अगला एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इनको -1 स्टेट में ले लो। तो सबसे पहला अपना इंडिविजुअली इसका स्टेट निकालना है ना। अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये चीज हम दोबारा पढ़ेंगे 12th के चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स आयंस। लेकिन वो तरीका बिल्कुल वही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अलग से कोई तरीका नहीं है। कि आयरन का स्टेट निकालना है, +6 यहां पे Cn है, ठीक है, और इस पूरे पे चार्ज -1। अब बस वहां पे एक चीज आएगी कि आपको इन आयंस का स्टेट बता दिया जाएगा वहां पर, तो ये आसान हो जाएगा। ये मैंने पहले आपको बता दिया क्या होता है। तो आयरन कौन सी स्टेट में आया, सही है। अब अलग से मैं Cn- में निकालू, Cn- पहले निकाल चुका हूं शायद मैं एग्जाम। Cn- इस तरीके से होता है इनका स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो ये -3, और ये किस स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद कार्बन कौन सी स्टेट में, यहां +4 और यहां +1। अब आप ये देखो, एक आयरन एटम है जो 2 से कहां चला गया, 3 में। चेंज कितने का है, 1 का, ठीक। एक 6 हमारे पास कार्बन एटम है जो +2 से कहां चले गए, +4। चेंज कितने का है, 2 का, ठीक। और हमारे पास 6 नाइट्रोजन है जो कि -3 से कहां चले गए, +5। चेंज कितने का है, 8 का, और एटम 6 है। तो बताइए इसके लिए क्या हुआ, 1 × 1, 2 × 6, 8 × 6, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 60। समझ गए बात हो। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करके भी अपन एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहां पे इसको क्रॉस वेरीफाई करें, यहां से Fe+3 प्लस CO2 प्लस NO3-, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आयरन बैलेंस है, कार्बन इधर 6 है तो यहां क्या कर दूं, 6। नाइट्रोजन 6 है, यहां क्या कर दूं। ये तीनों एटम बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन की बारी आई। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 12 प्लस 18 कितने हुए, 30। तो इस साइड में जोड़ दूं 30H2, सही है। अब किसकी बारी आई, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर नहीं है, 0, इधर हो गया 60, तो इस साइड जोड़ दूं 60H+। अब बारी आई चार्ज की,
-4 0, तो इस साइड क्या है -4 और इस साइड +3 -6 +3 -6 +60 कितना हुआ ये? -4 से कितना 57, तो डिफरेंस इनमें कितना हो गया? तो ये चीज तो मैंने सिर्फ इसलिए बताई है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है ना, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी अपन को, ये चीज अपन दिमाग में। अगला एग्जांपल है, हमें दे दिया मोहर सॉल्ट, ये याद करना पड़ेगा आपको पॉइंट। सबसे पहला है FeSO4 डॉट, इसका फार्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इट गोज इनटू Fe+3। अब अगर मान लो मुझसे पूछा जाए कि इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए, जो एटम आपको उधर नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में सोचना ही नहीं है अपन को, ठीक है। सिर्फ मुझे कौन सा एटम दिखाई दे रहा है? आयरन। आयरन यहां पर कौन सी स्टेट में होगा? इसको आप अलग तोड़ के देखेंगे, FeSO4 अलग होगा, NH4 2SO4 अलग होगा, तो +2 से +3 में गया, तो वैलेंसी फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? अब यहां जो चीज हम यहां तक सीख चुके हैं वो क्या चीज है? इस सेक्शन में सबसे पहला काम तो है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए बच्चे को। दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता हो तो वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। और मतलब ये मान लो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो हमने अभी तक निकाला है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी केसेस हम देखेंगे, पर अब हम उस सेगमेंट पे आ रहे हैं जिस तरह के क्वेश्चन ये जेईई में पूछे जाते हैं। उस तरह के मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, उनसे हम समझेंगे कि और वही क्वेश्चन वैसे ही जेईई में आए, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये चैप्टर पे क्वेश्चन कैसे बने। नोट कर लो यहाँ पे। अगला केस है वैलेंसी फैक्टर व्हेन वन एलिमेंट is oxidized and other is reduced in compound। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर बात कराऊंगा मैं। ये वो केस है जिसमें एक कंपाउंड के अंदर एक एटम का तो ऑक्सीडेशन होता हो और उसी के दूसरे एटम का रिडक्शन होता हो। ये बात समझ गए? इससे पहले अपन कौन से केस ले रहे थे सारे, कि सारे एटम ऑक्सीडाइज हो या सारे एटम रिड्यूस हो, ठीक। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इस केस में पहले रूल क्या है कि वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन और टोटल चेंज इन रिडक्शन, और इसका मोड हमने लगा दिया ताकि आंसर हमेशा पॉजिटिव हो। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, KClO3 से KCl+O2। मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है। अब अपना जो तरीका है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें सबकी। तो सबसे पहले KClO3 ये जा रहा है किसमें? KCl+O2 में। बताइए पोटेशियम की स्टेट क्या होगी? ऑलवेज +1। ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे? -2। क्लोरीन प्लस, यहाँ पोटेशियम +1, क्लोरीन -1 और 2 में 0। अब हम चेक करें, +5 से ये चला गया -1 में, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? -2 से चला गया 0 में, इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। अगर
दोनों जगह ऑक्सीडेशन होता, अगर दोनों जगह ऑक्सीडेशन होता तो मैं क्या करता कि वो चेंज कैलकुलेट करके जोड़ देता, जैसा हम करते हैं। लेकिन इस केस में रूल हमने क्या लिखा है कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन और टोटल चेंज इन रिडक्शन। अगर मैं इसको कंसिडर करूं, चेंज कितने का दिखाई दे रहा है? 6 का। एटम कितने हैं? अगर मैं इसको कंसिडर करूं, चेंज कितने का दिखाई दे रहा है? एटम कितने हैं? तो आप या तो ये कंसिडर करो या ये कंसिडर करो। यानी कि वैलेंसी फैक्टर अगर इसका पूछा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर मैं क्या लिखूंगा? 6। मैं जोड़ूंगा नहीं, मुझे या तो ऑक्सीडेशन कंसिडर करना है या फिर रिडक्शन कंसिडर करना है। यानी कि इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे वो इसने ले लिए होंगे। तो एक तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो सिर्फ 6 है। हमें एक तरह से वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उस रिएक्टेंट के लिए, उसी को हम वैलेंसी फैक्टर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर अपन उल्टा देखें, अब मैं दूसरा पार्ट पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मुझसे इसका वैलेंसी फैक्टर तो मैंने निकाल लिया 6, इसका पूछा जाता क्या आता, इसका क्या आता? बोलो। KCl का उल्टा सोच लो, 6। इसके लिए 2 का चेंज और एटम कितने हैं? ये उल्टा हो गया। सभी का वैलेंस फैक्टर में पता लग गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 से Cr2O3 प्लस नाइट्रोजन। इसमें देखिए कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर, ये सोल्व करके बताइए। तो 2NH4 प्लस आयन अलग होंगे और Cr2O7 माइनस 2 अलग होंगे। अब क्वेश्चन ये कि ये कैसे पता लगे हमें, ठीक है ना? तो ये चीज जो है NH4Cl कंपाउंड आप आयनिक में देखते हो या NH4OH भी आयनिक में देखते हो। तो NH4OH कैसे टूटता है? NH4 प्लस और OH माइनस। NH4Cl कैसे टूटता है? NH4 प्लस Cl माइनस। H2SO4 कैसे टूटता है? 2H प्लस SO4 माइनस 2। ठीक। K2Cr2O7 कैसे टूटता है? 2K प्लस और Cr2O7 माइनस 2। अगर ये तीनों चारों कंपाउंड का आइडिया है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं ना कैसे टूटेगा। तो जैसे जैसे हम कंपाउंड पढ़ते जाते हैं केमिस्ट्री में, हमें पता लगते जाता है कि ये आयनिक कंपाउंड टूटेगा कैसे। ये कुछ सिखाने की चीज नहीं है, ठीक है ना? ये आपको वैसे ही पता लग जाएगा जैसे NaCl आपको पता है Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना? अब अगर मैं कहीं पर BaCl2 लिख दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि 2 Cl माइनस अलग हो जाएंगे और Ba प्लस 2 अलग। तो जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी के बेसिस पे हम आगे आइडिया लगाते जाते हैं। तो ये चीज मुझे पता लग गई। क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? नाइट्रोजन जी। यहां नाइट्रोजन -3, क्रोमियम। अब पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, -3 से 0 में गया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और +6 से +3 गया। आप क्या करो, या तो ऑक्सीडेशन को देख लो या रिडक्शन को देख लो। अगर मैं ऑक्सीडेशन को देखूं तो चेंज कितने का है? 3 का। एटम कितने हैं? 2। वैलेंसी फैक्टर 6। या फिर इसको देखूं, चेंज कितने का है? 3 का। एटम 2, वैलेंसी फैक्टर 6। सही है बात? या तो आप यहां देख लो
रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन को, या फिर किसको देख लो, आंसर एक ही आना है। लेकिन इस केस में एक चीज है कि कंसीडर आइदर ऑक्सीडेशन और आइदर रिडक्शन। पर वैसे न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत आपको कमी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मतलब ऑलमोस्ट ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला। ठीक है ना, ये चीज समझ आ गई है। पहले क्या चीज करनी है अपन को, अपन आइडेंटिफाई कर लें कि अगर सारे ऑक्सीडेशन हो रहे हैं तो जोड़ दें, सारे रिडक्शन हो रहे हैं तो जोड़ दें। अगर एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन है तो फिर अपन को क्या करना है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक, नोट कर लीजिए सर। वैलेंसी फैक्टर 4, डिसप्रपोर्शन। अब इसके लिए ट्रिक ये है कि अगर डिसप्रपोर्शन का एग्जांपल आ जाए क्वेश्चन में, तो आप ज्यादा अच्छा अप्रोच करोगे कि उसको बैलेंस कर लो और इक्विवेलेंट का नाम ही मत लो, ठीक है ना। लेकिन बाय चांस अगर हमें बैलेंसिंग नहीं करनी है, इसकी बैलेंसिंग सीख चुके हैं अपन, अगर मान लो हमें बैलेंसिंग नहीं करनी है तब हम इक्विवेलेंट का नाम लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, गलती होने के चांसेस है। मैं बताता हूं कैसे। पहले तो फॉर्मूला ये है कि 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 प्लस 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2। ये है इन ऑक्सीडेशन और ये है इन रिडक्शन। कैसे है वो समझ रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका। I2 से हम बना रहे हैं I माइनस प्लस IO3 माइनस। इसका वैलेंसी फैक्टर मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपन इसी पे ध्यान देना अभी इस वक्त। सबसे पहले मैं I2 से निकाल लूं I माइनस, तो वैलेंसी फैक्टर 1 क्या होगा ये बताओ। वैलेंसी फैक्टर 1 0 से -1 में जा रहा है, चेंज 1 का एटम, ठीक। फिर मैं I2 को लिख लूं किसके साथ, IO3 माइनस के साथ। 0 से जा रहा है +5 में, तो वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल टू ये 5 इंटू ये 10 ये 2। तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर ये ऊपर IO3 माइनस होगा। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 प्लस 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2। ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/10। तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 10/6 या 5/। ये तो मैंने किसका वैलेंसी फैक्टर निकाला है, इस वाले कंपाउंड का। अगर हमसे इसका पूछ लिया जाए I माइनस का कितना है, I माइनस का बताइए, यह आसान है। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू -1 से 0 1, इसका वैलेंसी फैक्टर +5 से 0 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे। फॉर्मूला देख लीजिए, जिसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, जिसका डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है, 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में, 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2 रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में। तो इधर आगे अपन इसका निकालना है। एक बार इसको इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ। ये कौन सा हो रहा है, रिडक्शन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसमें 0 से -1 चेंज 1 का एटम 2, ये 2 लिख दिया। I2 IO3 माइनस में गया, 0 से +5 चेंज 5 का एटम 2 10। तो यहां पर फॉर्मूले में रखा, ये निकाल। अब अगर ये निकाल चुके हैं तो ये तो बिल्कुल पहले वाले मेथड से, -1 से 0 चेंज 1 का, +5 से 0 चेंज 5 का, ठीक। नोट कीजिए। एक एग्जांपल में P4 से PH3, पहला वाला देख रहे हैं, P4 से PH3 प्लस H2PO2 माइनस। अब मैं सिर्फ इसी के रेफरेंस में देख रहा हूं, है ना।
इसके रेफरेंस में अगर ये यहां गया, ये 0, ये -3 स्टेट, ये +1 स्टेट, 0 से -3 गया तो वैलेंसी फैक्टर 1 बराबर चेंज कितने का है? 3 का, और एटम कितने हैं? ये मैंने क्या देख लिया? वैलेंसी फैक्टर 1। फिर मैं इसको इसमें ले जाऊं, चेंज कितने का है? 1 का, एटम 4, तो 1 वैलेंसी फैक्टर बराबर 1/12 प्लस 1/4, तो वैलेंसी फैक्टर 48/16 बराबर, सही है? अगर इनका पूछूं pH3 का, तो यहीं से बता दो pH3 कितना होगा? 3, और इसका कितना होगा? 1। ये 3, ये 1। लिखूं या रहने दो इसे, क्योंकि अपन इसके हिसाब से देखना है। H2O2 goes into H2O plus O2, इसकी स्टेट -1, इसकी -2, ये गया इसमें, वैलेंसी फैक्टर 1 बराबर क्या लिखूं? चेंज 1 का, एटम 2, ये गया इसमें, वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर चेंज 1 का, एटम 2, तो 1 वैलेंसी फैक्टर बराबर 1 प्लस 1 वैलेंसी फैक्टर 2, 1/2 प्लस 1/2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? ये किसका आ रहा है? इसका बताइए कितना होगा? इसका 1 1 1 1, इसका, और इसका 2, है ना? इसका 1, इसका 2। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, ये वाले पे देख लेते हैं। MnO4 माइनस गोज इनटू Mn+2 प्लस MnO2, यहां पे +7 से एक में कम हो रहा है, नहीं दोनों ही रिडक्शन है, तो ये तो क्या है? दोनों ही रिडक्शन है, ये वाला केस नहीं है। ये तो क्या हुआ कि +7 से जो है, इस केस में तो ये नहीं होगा। MnO4 माइनस से, ये थोड़ा सा उल्टा एग्जाम्पल ले लिया एक्चुअली। ये हो गया कि Mn डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन जो है, इस एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ अभी। ये देखते हैं, एक मिनट, शीट तो मिली नहीं है अभी तुमको ना, वो एग्जाम्पल तो हटा देना आप, ठीक है ना? वो डिस्प्रपोर्शन का नहीं है एक्चुअली, है ना? चलो, हमने अभी तक सीखा है सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, बैलेंसिंग की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। बैलेंसिंग एक्चुअली टॉपिक यहां पढ़ाया गया है, लेकिन उसकी जरूरत मोल में पड़ती है, ठीक है ना? तो मोल 2 के साथ मैंने वो चीज पढ़ा दी है बैलेंसिंग, पर हमने जो पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और दूसरी चीज है बैलेंसी फैक्टर निकालना। यहां तक हम कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइट्रेशन। अब हम टाइट्रेशन समझ रहे हैं कि टाइट्रेशन क्या होती है, ठीक है? जो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन वाला पार्ट है। अभी तक तो हम उसका जो है बेसिक आउटलेट पढ़ रहे थे कि कैसे उसको क्वेश्चन के लिए तैयार हो रहे थे। तो नेक्स्ट है अपने पास टाइट्रेशन। मतलब यूं मान लीजिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट मींस टाइट्रेशन। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन का सिंपल मीनिंग है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में करा रहा हूं A वर्सेस B। अब टाइट्रेशन में होता क्या है कि मान लीजिए A की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास नोन है, नोन कॉन्सेंट्रेशन, और B की अननोन है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइट्रेशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज मेथड टू नो concentration of a solution by using another solution for which concentration is known। यानी आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक की कॉन्सेंट्रेशन पता है, एक की नहीं है, तो जिसकी पता है उसकी हेल्प से हम दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। यानी कि डेफिनेशन ये है
It is method to know. It is method to know concentration of solution using standard solution. अब मैंने जो यहां पे नाम लिखा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है? अगर मान लो मेरे पास ए और बी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास नोन है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होगी उसी को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बात समझ गए? जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है और जिसके लिए मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन नोन है, उसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसी का दूसरा नाम है टाइट्रेंट। दूसरा जो सॉल्यूशन है जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, इसको बोलते हैं अपन टाइट्रेट। तो दो चीजें होती है, टाइट्रेंट और टाइट्रेट। टाइट्रेंट जो नोन है, टाइट्रेट जो अननोन है। अब इसमें होता यह है कि जब भी रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये तो बात हो गई कि दो की रिएक्शन हो रही है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं एंड पॉइंट, या मैं इसको बोल सकता हूं इक्विवेलेंट पॉइंट। एंड पॉइंट हम किसको बोलते हैं? जब रिएक्शन एंड पे आ चुकी हो, यानी कंप्लीट हो चुकी हो। यानी मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब है रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो अपन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे जाएं। वो क्या बोलता है कि हमेशा एक इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। अगर मान लो मैं A प्लस बी की रिएक्शन करा रहा हूं, तो इसके एक इक्विवेलेंट के लिए कितना चाहिए? यही सिंपल लॉ था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का। इसका मतलब अगर इसके E इक्विवेलेंट होंगे तो इसके भी E होंगे। अगर इसके E1 होंगे, इसके E2 होंगे, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हमें पता लग गया कि हमें फार्मूला क्या लगाना है एंड पॉइंट पर, E1 इज इक्वल टू। बहुत आसान चीज है। केमिकल इक्विवेलेंट ये बोलता है कि दो चीजों के बीच में रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? जब वो एक के इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए। मोल ये बात नहीं बोलता है। मोल क्या बोलेगा कि आप स्टोइकोमेट्री देखकर 2A + 3B अगर ले लें, तो स्टोइकोमेट्री डिसाइड करेगी कि अगर इसके दो हैं तो इसके कितने चाहिए। ये चीज कहां थी? मोल में। इक्विवेलेंट में ये चीज नहीं है। इक्विवेलेंट सिंपली ये बोलता है कि E1 इज इक्वल टू E2। लगाना आसान है, बोलो। एंड पॉइंट का पता किससे चलता है? इंडिकेटर से। एंड पॉइंट इज शोन बाय इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड विच इज एडेड टू डिटेक्ट एंड पॉइंट। इंडिकेटर का ध्यान सुनो डेफिनेशन, कंपाउंड विच इज एडेड टू डिटेक्ट एंड पॉइंट। समझिए बात हो? तो वो अपन जो है बाद में पढ़ेंगे, और वो चीज अपने आयनिक में भी आती है। एक बार इंडिकेटर्स के बारे में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इंडिकेटर बताऊंगा मैं एक आध। इस पर आ जाए। एंड पॉइंट क्या है कि जब दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें, E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 बराबर E2 को मैं क्या लिख सकता हूं? वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू मोल N1 बराबर वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू मोल N2। इधर नोट कर लिएगा सब लोग, यहां पे आ जाइए। इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां जा रहे हैं अपन। ध्यान देना इस पर। E1 बराबर E2 मैंने लगाया। मैं इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं? वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू मोल N1 या वैलेंसी फैक्टर 2 मोल N2। अगर मेरे पास दो चीजों के मोल हैं, तो मुझे किन चीजों की जरूरत है? जो कि हम निकालना सीख चुके हैं।
समझ गए बात है? ठीक है। और अगर मान लो इक्विवेलेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं N1V1 बराबर N2। आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू, सही है। इसको मैं लिख सकता हूं वैलेंसी फैक्टर 1 मोलारिटी M1V1, वैलेंसी फैक्टर 2 मोलारिटी M2V2। क्लियर है पॉइंट है? अब मैं इस पे एक सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूं। अब चैप्टर का जो मेन चीज है उस पर आ रहे हैं अपन कि किस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपन पढ़ रहे हैं सब। मैंने एग्जांपल लिखा MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H+। ध्यान दे लो, नोट बाद में करना, +2। ये रिएक्शन मैंने लिख दी और मैंने लिखा हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe+2। ये इस चैप्टर का समरी है जो मैं यहां लिख रहा हूं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe+2 आर ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग 2 मोल MnO4 माइनस। अब मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है ये समझ गए सब लोग? कि रिएक्शन मुझे दे दी, वैसे जेई में वो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, पर मैंने यहाँ रिएक्शन समझा रहा हूं मैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe+2 आर ऑक्सीडाइज यूजिंग 2 मोल MnO4 माइनस। ये क्वेश्चन इसी तरह की जेई ने पूछे हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन को अपन मोल से भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहला अप्रोच तो मैं कर रहा हूं मोल से। अगर मैं मोल से सोल्व करना चाहूं क्वेश्चन को, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग। इसका बैलेंसिंग अपन इस चैप्टर में सीख चुके हैं पहले। मैं सीधा बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2 से Mn+2 प्लस 5Fe+3 प्लस 4H2O प्लस 8H+। चेक कर लो बैलेंसिंग है या नहीं। बैलेंस है। मोल मोल एनालिसिस लिख रहा हूं NMnO4 माइनस अपॉन 1 क्यों किया? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर मोल Fe+2 अपॉन। अब मुझे क्वेश्चन में इसके कितने मोल दे दिए हैं ये पूछा है। क्या आंसर दिखाई दे रहा है? 10। ये मैंने किससे सोल्व किया है? मोल से। सेकेंड अप्रोच यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का जो एडवांटेज है वो समझ लो, नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अगर हम बैलेंसिंग से बचना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट अपने लिए हेल्पफुल है। कैसे करेंगे? MnO4 माइनस प्लस Fe+2 से कहां जा रहा है? Mn+2 प्लस, अब जो अब चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है उसका यूज करते हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर 7 नहीं, 7 से 2 में जा रहा है 5। इसका वैलेंसी फैक्टर पता लग गया। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। E MnO4 माइनस बराबर E Fe+2। इक्विवेलेंट बराबर किए तो मैं मोल की टर्म में उसको क्या लिख सकता हूं? वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल N1, वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना निकाला है? इसका, ये क्वेश्चन में कितने दे दिए? कितना आ गया आंसर? ये चैप्टर का समरी है एक तरह से। क्या आपको क्लियर हो गया होगा? जो अब तक हम कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? ये निकालने की। अप्रोच दिमाग में रखें। अगर मोल से करना चाहता हूं तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, मोल मोल एनालिसिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं सोल्व करूंगा क्वेश्चन में डेटा रख के। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है आप यहीं से बता सकते हो अगर बैलेंस कर चुके हो तो। एक के लिए 5 चाहिए तो 2 के लिए कितने चाहिए? खत्म। यही तो मोल है, मोल यही तो है। लेकिन बच्चा मोल से डरता रहता है हमेशा ही।
1 के लिए 5 है, 2 के लिए 10 है, खत्म आंसर, अगर एक बार बैलेंसिंग कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन वो इसमें उलझेगा, मुझे तो आता ही नहीं मोल एनालिसिस, जरूरत ही नहीं है। यूनिटरी मेथड अगर अच्छी तरीके से आता है तो यहीं से आंसर बता दें। अच्छा, बैलेंसिंग अगर नहीं आती है तो फिर अपन इस पे आ रहे हैं। तब रूल क्या है, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4। ये कौन सा लॉ है, केमिकल, समझ बात। और उसके बाद ये दोनों बराबर करके वैलेंसी फैक्टर निकाला, खत्म। समझ गए बात को। अब एक्चुअली यहां पे दिक्कत क्या है चैप्टर में, दिक्कत भी सुन लो। चैप्टर में दिक्कत ये है, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, जेई ऐसे ही करके देगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe+2 आर ऑक्सीडाइज यूजिंग 2 मोल MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम। अब जेई का क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो मैंने यहां लिखा है। यहां गड़बड़ हो जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे को है ना याद होना चाहिए ये चीज, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा है कि MnO4 माइनस Mn+2, तो बच्चा तो यही अटक जाएगा ना, कौन से मीडियम में, एसिडिक। और आयरन +2 से ऑक्सीडाइज होकर कहां जाता है, +3। तो मैं दोनों को मिला के वो लिख सकता हूं ना रिएक्शन, समझे बात। लेकिन जेई रिएक्शन लिख के नहीं देगा, इसलिए मुश्किल है चैप्टर। ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ये मैं बता दूं आपको दिक्कत कहां आने वाली है। अब जब आपको यही नहीं पता है कि MnO4 माइनस किस में जाता है, तो आपको मोल चाहे कितना भी अच्छा आता हो, इक्विवेलेंट पे कितनी भी कमांड हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बताओ भाई, चाहे मैं मोल से करूं चाहे इक्विवेलेंट से करूं, प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए ना। अगर प्रोडक्ट नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यही दिक्कत मोल में आती है बच्चों को, यही इक्विवेलेंट में आएगी। मैंने बोला था आपको कि मोल में अगर प्रोडक्ट नहीं पता हो तो आप कर ही नहीं सकते, आपको कितना भी अच्छा लगाना आता हो मोल। ऐसे ही यहां पे प्रोडक्ट नहीं पता हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। स्टार लगा दिया था मैंने इन पे। कुछ चीजें याद करेंगे जो आगे के चैप्टर्स में आने वाली है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा सिलेबस का पार्ट है। मतलब जितने भी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिलीज है, उनकी रिएक्शन को हम यहाँ पे इंक्लूड करवा सकते हैं। जितनी भी रिएक्शन में लिखता जा रहा हूं ना अब तक तुम्हारे सामने, C2O4-2 से CO2, ये सब आपके चैप्टर्स का पार्ट है। जैसे मैंने लिखा है H2O3-2 से H4O6-2, ये आपके हाइपो सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा सल्फर जो है फैमिली में और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो ये सारी चीजें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने डिस्प्रोपोर्शन लिखा H2O2 से H2O+O2, ये आपका हाइड्रोजन एलिमेंट में आएगा, है आपके चैप्टर अलग से। मैंने रिएक्शन लिखी फास्फोरस P4 से PH3 प्लस H2PO2-, ये आपके फास्फोरस में आएगा। तो ये सारी रिएक्शन अपने चैप्टर का पार्ट है जो आगे इंडिविजुअली आने वाले हैं, इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है। तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आ जाएगी। बस हम ये लगाना सीख चुके हैं कि इक्विवेलेंट का यूज कैसे करें अगर हमें प्रोडक्ट पता हो तो। अब कर सकते हो ना। जेई ने एक बार क्वेश्चन कैसा पूछा था, बस एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऐसा कैसा क्वेश्चन था जेई का, आप शीट में देखेंगे तो सेम यही क्वेश्चन है। बाई 2 मोल K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। अब देखो बच्चे को कहां का दिक्कत आने वाली है वो समझ लो। सबसे पहले तो बच्चा बोलेगा मोर सोल्ट का फॉर्मूला दिया ही नहीं है। मोर सोल्ट आपके सिलेबस का ही पार्ट है जो मैंने लिख दिया अभी, जिसमें आयरन FeSO4 डॉट, याद करने वाला पॉइंट है 2SO4.6H2O से कहां जाता है, +3। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना बता चुका हूं आपको। पहली दिक्कत बच्चे को ये आने वाली, ये याद नहीं है तो अटक गया। यहां दूसरी दिक्कत K2Cr2O7 इन एसिडिक में।
तो ये भी मैंने स्टार मार्क करके आपको लिखा दिया है कि ये किस में जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर। अब अगर बच्चे को ये दोनों पता लग गए तो सिंपली क्या करेगा, 1 इंटू N1 बराबर 6 इंटू N2। ये क्या किया मैंने, वैलेंसी फैक्टर इंटू इसके मोल बराबर वैलेंसी फैक्टर इंटू इसके मोल। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके मोल कितने, 2। निकाल लेंगे आंसर, कितना आया, 12। ये चीज समझ गए ना, ये स्टेप जो मैंने लिखी है, ये चीज क्या है, वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल मोर सॉल्ट बराबर वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल K2Cr2O7। तो इसके मोल क्वेश्चन में 2 दे दिए, ये 6, ये 1, 12। अब देखो क्वेश्चन एक लाइन का है लेकिन टिपिकल बहुत ज्यादा है। दिक्कत समझ गए हो, कहां दिक्कत आने वाली है बच्चे को। लगाना तो बहुत आसान है, मैंने बोला कि यार E1 बराबर E2 लगाना है, कहने के लिए कितना सिंपल लग रहा है, E1 बराबर E2 करना है बस। लेकिन E1 बराबर E2 में क्या चीज छुपी हुई है, वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर निकालना भी आसान नहीं है। अगर प्रोडक्ट नहीं पता है किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, तो अपन क्या कर लेंगे, वैलेंसी फैक्टर सीख कर। समझे बात। तो मेन चीज इसमें मतलब जो टूल है वो सीख चुके हैं अपन।